तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली स्पिरिट आइट्री के बैरियर में एंटर कर चुका, जहां पर उसका मुकाबला एल्डर फू से हो गया। यहाँ इन दोनों में जबरदस्त फाइट हुई थी, मगर फाइनली हानली इस बैटल में जीत हासिल कर उस बंदे को खत्म कर देता है। साथ ही साथ हानली ने यहाँ से स्पिरिट आइट्री का एसेंस और एक मैनुअल भी हासिल किया। सो अब हानली के पास वो सारा मटेरियल अवेलेबल था जिससे वो नेसेंट सोल फॉर्मेशन को सेटअप कर पाए। साथ ही साथ हमें पता चला कि मूलन रेस की इन तीनों सेक्ट पर कड़ी नजर है। इनफैक्ट एल्डर फू उन्हीं के लिए काम करता था। अब वो दिन दूर नहीं जब वो लोग इन तीनों फैक्शन पर हमला करेंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहां पर हानली हमें बताता है कि कल्टीवेट करने के लिए हमें न जाने कितने सारे ट्रिबुलेशन को क्रॉस करना पड़ता, मॉर्टल वर्ल्ड में रह के अपने दिल को टेम्पर करना पड़ता। इस जर्नी में तुम्हारी खुशियां सैक्रिफाइस होगी और तुम्हें न जाने कितनों के दिल तोड़ने पड़ेंगे। प्यार, मोहब्बत, लालच, नफरत, इन सभी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जो भी ये कारनामा कर पाएगा वही बस कल्टीवेशन के शिखर को छू सकता है। मैंने भी इस सफर में ऐसे ही सैक्रिफाइस के हर बार अपने दिल को तोड़ दिया, मगर आज वो इंतजार खत्म हो चुका। आज मैं कल्टीवेशन के महासागर का एक बूंद बनने जा रहा हूँ। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इस पॉइंट पर पहुँच पाऊंगा। आज मैं एक इतिहास रचने जा रहा हूँ, फिर चाहे इस रास्ते पर मुझे मौत ही क्यों ना आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अब हमें यहाँ पर हानली की कोर दिखाई गई, जो कि नेसेंट सोल बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो खुद से इस सवाल पूछ रहा था कि हानली, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? और अब सीन शिफ्ट होकर हम हानली की सीक्रेट केव को देख पाते हैं, जहाँ पर उसने कई सारे बैरियर सेटअप किए थे। यहाँ पर सिल्वर मून भी अपने मास्टर के साथ केव में पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो हानली को गुड बाय बोल पाए, क्योंकि नेसेंट सोल को फॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल था। अगर इसमें सक्सेस नहीं मिला तो फिर वो कल्टीवेटर या तो मारा जाएगा या फिर बुरी तरह से घायल हो जाएगा। यहाँ पर हानली सिल्वर मून को बताता है कि तुम्हें कुछ भी करके इस प्लेस को गार्ड करना होगा, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम मुझे जरा भी डिस्टर्ब नहीं करोगी। तो सिल्वर मून उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगी कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ पर हानली सीधे अपनी चेम्बर की तरफ रवाना हो गया। सिल्वर मून सोच रही थी कि ये बंदा एक फ्री कल्टीवेटर है, साथ ही इसके पास फॉल्स स्पिरिचुअल रूट्स थे, मगर फिर भी इतने हायर लेवल को अचीव कर पाया। पता नहीं मेरे मास्टर ने इस सफर में कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। मैं बस चाहती हूँ कि उनका हर एक ड्रीम पूरा हो जाए। अब हमें ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी तेजी से डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। देखते ही देखते उस पावर ने पूरे माउंटेन को घेर लिया था और फिर यहाँ पर एक जबरदस्त एरी सेटअप हो गई। दरअसल ये एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है जिसने पूरे की पूरे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को सील ऑफ कर दिया था। ये देखकर मू पिलिंग काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी कि जरूर से कोई ब्रेक थ्रू करने की फिराक में है। तब एक डिसाइपल उसके पास आ जाता है। वो मू पिलिंग से कह रहा था कि आप काफी दिनों से सेक्लूजन में थी, इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा। दरअसल एल्डर फेंग नेसेंट सोल फॉर्म करने के लिए फॉर्मेशन सेटअप कर चुके हैं। अगर एल्डर फेंग इसमें कामयाब हो गए तो हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पास 3 नेसेंट सोल स्टेज वाले कल्टीवेटर्स होंगे। फिर तो कोई भी दूसरा सेक्ट बेवजह हमसे पंगे लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उतने में ही एल्डर फेंग का बेटा फेंग जियान वहाँ पर आ जाता है। मू पिलिंग तो उसे वहाँ देखते ही काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वहीं पर फेंग जियान उसे 3 स्पिरिट पिल दिखा रहा था। वो उसे बताता है कि मेरे फादर नेसेंट सोल बनने के लिए सेक्लूजन में जा चुके हैं, मगर जाने से पहले उन्होंने ये स्पिरिट पिल मेरे हवाले की थी। वो चाहते हैं कि तुम इन पिल्स को कंज्यूम करके खुद को इम्प्रूव करो। वैसे मेरे फादर अब जल्दी एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर बनने वाले हैं और मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, तो मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब तो मेरे ख्याल से तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो सुनते साथ ही मू पिलिंग ने उसे एक जोरदार पंच हिट कर दिया। फेंग जियान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मू पिलिंग ने सबके सामने उसे जलील किया। मू पिलिंग उससे कह रही थी, क्या आज मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैंने खुद को पूरी तरह से कल्टीवेशन में झोंक दिया है, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ अटैच होने का कोई इंटेंशन नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता। रही बात हमारे डाओ कंपेनियनशिप की, तो मैं उसे रिजेक्ट करती हूँ। एल्डर फेंग जब सेक्लूजन से बाहर आएंगे तब मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ कर दे, इसलिए सीनियर प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जिसके बाद मू पिलिंग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर फेंग जियान उससे कह रहा था कि भले ही तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन
तुम्हारा क्लैन इस बात से अग्री नहीं करेगा। अगर तुम उनके खिलाफ गई तो तुम्हारे सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस को कट ऑफ करेंगे, इसलिए मेरी बात मानो और मुझे एक्सेप्ट करो। यहाँ पर मू पिलिंग को भी पता था कि उसका क्लैन इस बात से अग्री नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ तक भी हो सकता है कि उसे अपना क्लैन छोड़ना पड़े, मगर फिर भी वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर फेंग जियान से शादी नहीं कर सकती। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मू पिलिंग काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो सोचती है कि सो ट्रायल में हानली ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, साथ ही साथ उसने स्पिरिचुअल हब के गार्डन को भी मैनेज किया। क्या वो बंदा अपनी असली पहचान छुपा रहा है? इन कुछ सालों में मैंने कई बार उसके साथ वक्त बिताया है, लेकिन उसने कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं की जिससे मुझे उस पर शक हो। मैंने हर बार यही महसूस किया कि वो बंदा कुछ तो छुपा रहा, लेकिन वो क्या है ये मैं ढूंढ नहीं पाई। कहीं वो बंदा कोई जासूस तो नहीं है? ना ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों में उसने कोई गड़बड़ी नहीं की तो मैं उस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। शायद हानली का नेचर ही ऐसा हो, उसे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं होगा। अब मू पिलिंग अपने पिक की तरफ जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉक वेव रिलीज हो जाती है। वो शॉक वेव इतनी ज्यादा भयानक थी कि मू पिलिंग का बैलेंस बिगड़ गया। मू पिलिंग जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहने लगी कि ये तो एक सेलेस्टियल सिग्नल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एल्डर फेंग नेसेंट सोल फॉर्म करने में कामयाब हो रहे हो? सिर्फ नेसेंट सोल बनते वक्त ही ऐसी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो सकती है। और उतने में वहाँ का माहौल बदलने लगा। मू पिलिंग देखती है कि उस एनर्जी का सोर्स मेन हॉल नहीं बल्कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक पिक था। जहाँ तक मू पिलिंग को पता है एल्डर फेंग मेन हॉल में कल्टीवेट कर रहे थे, मगर ये एनर्जी रिलीज हो रही थी उसकी स्पिरिचुअल हब गार्डन से। ये सब देखकर तो मू पिलिंग के होश ही उड़ गए और उतने में वहाँ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी का फ्लो रिलीज होने लगा। उसकी एनर्जी की शॉक वेव इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि पूरा की पूरा ड्रिफ्टिंग क्लाउड फैक्शन शेक होने लगा। वो एनर्जी बड़ी ही तेजी के साथ आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी, जिसके चलते सभी एल्डर्स का ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। इन लोगों ने आज तक इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा था और अब लगातार वहाँ पर एनर्जी की शॉक वेव रिलीज होने लगी। तो डिसाइपल डर के मारे ही अपने आसपास पावरफुल शील्ड बना लेते हैं ताकि ये एनर्जी उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। इस स्पिरिचुअल एनर्जी के नजारे को बाकी के दोनों सेक्ट ने भी देख लिया था। ड्रैगन फायर एल्डर लान भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि ये तो नेसेंट सोल का एक हेवनली सिग्नल है। भला ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पास ऐसा कौन सा जीनियस होगा जो कि जल्दी नेसेंट सोल पर पहुंचने वाला है? अगर वो बंदा इसमें कामयाब हो गया तो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के पास टोटल 3 नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स होंगे। जाहिर सी बात है कि वो फिर तीनों सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाएंगे। वही दूसरी तरफ हम ड्रिफ्टिंग क्लाउड के ग्रैंड एल्डर चिंग टियानकुन को देख पाते हैं, जो कि अपने आईब्रोज के बाल हटाते हुए इस रोशनी को घूरने लगे। तब तक सेकंड ग्रैंड एल्डर लियो भी वहाँ पर पहुँच गए। वो एल्डर चिंग को बताते हैं कि कुछ दिनों पहले एल्डर फेंग सेक्लूजन में गए थे। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी एनर्जी उसी की वजह से रिलीज हो रही? कहीं एल्डर फेंग अपनी नेसेंट सोल को फॉर्म करने में कामयाब तो नहीं हो गया? हालांकि एल्डर चिंग टियानकुन उसे बताते कि ना, ये हमारा एल्डर फेंग नहीं हो सकता। दरअसल ये एनर्जी स्पिरिचुअल गार्डन की तरफ से आ रही है। शायद कोई कल्टीवेटर नेसेंट सोल बनने के लिए हमारे सेक्ट का यूज कर रहा है। जो सुनते साथ ही एल्डर लियो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि पता नहीं ये बंदा कौन है, इसने तो नेसेंट सोल फॉर्म करने के लिए हमारे सेक्ट का इस्तेमाल किया। जिस पर चिंग टियानकुन कहते हैं, हाँ जूनियर तुम बिल्कुल सही कह रहे। मैं जानता हूँ तुम्हें हमारे सेक्ट की फिक्र है, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने बस चुपचाप रहकर इस नजारे के मजे लेने हैं। वैसे भी नेसेंट सोल को फॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है। अभी तक इस बंदे ने फाइनल हार्ट डीमन बैकलैश को नहीं झेला और तुम्हें तो पता है कि हार्ट डीमंस को फेस करना कितना ज्यादा मुश्किल है। तुमने भी इस फेज को विटनेस किया था। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हुई थी? जिस पर एल्डर लियो कहते हैं कि उस तकलीफ को तो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। इनफैक्ट उस पेन को तो मैं कभी याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरे दिमाग से अभी तक नहीं गई। इस प्रोसेस में हम अपने दिल में मौजूद सबसे भयानक खौफ का मुकाबला करते हैं। जितना ज्यादा तुम उस हार्ट डीमन से डरोगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जिस पर चिंग टियानकुन बताने लगे कि हार्ट डीमंस वैसे तो दिखते काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर रियलिटी में उनके जितना कमजोर कोई नहीं। हालांकि ये सिनेरियो एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। वो बंदा चाहकर भी इस खतरनाक सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए हमें बस एकदम आराम से इंतजार करना है। देखते ही ये बंदा अपनी नेसेंट सोल को फॉर्म कर पाएगा या फिर मारा जाएगा। इन केस अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो इसमें हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का भी फायदा हो जाएगा। जो सुनकर एल्डर लियो काफी ज्यादा
शॉक हो गए। वो एल्डर चेंग टियानकुन से पूछते कि सीनियर, कहीं आप इस बंदे को रिक्रूट करने की बात तो नहीं कर रहे? इसका तो सीधा मतलब ये है कि ये बंदा कोई फ्री कल्टीवेटर होगा। जिस पर एल्डर चेंग टियानकुन कहने लगे कि मेरे ख्याल से इस बंदे के पीछे काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली का सपोर्ट होगा। बिना सपोर्ट के तो वो हमारे इलाके में आकर नेसेंट सोल को फॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और वैसे भी नेसेंट सोल कल्टीवेटर के साथ दुश्मनी लेने से अच्छा है उसके साथ दोस्ती कर लो। डिफेंडिंग हमेशा ऑफेंडिंग से अच्छी होती है, इसलिए अब तुम भी ये फालतू का टेंशन छोड़ दो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम खुशी से इस माहौल को एंजॉय करो। और अब हमें हानली की कल्टीवेशन कोर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी सारी नई कोर्स फॉर्म होने लगी थी। इतना ही नहीं, इस नजारे को ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स भी विटनेस कर पा रहे थे। वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर जल्दी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का इम्पैक्ट होगा, तो हमने खुद को बचाने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पर हम मू पिलिंग को देख पाते, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे कहीं ना कहीं शक है कि इस सबके पीछे हानली ही जिम्मेदार होगा। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे कोर बॉल्स क्रिएट हो चुके हैं, जो कि समय के साथ काफी तेजी से ग्रो हो रहे थे। ये नजारा इतना ज्यादा इनक्रेडिबल था कि इसे देखकर ही डिसाइपल्स के दिल खुश हो गए। साथ ही साथ वहाँ पर रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वो लोग काफी ज्यादा पैनिक भी थे। मूपिलिंग कहने लगे कि यहाँ पर तो 4 कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हर एक कल्टीवेटर के पास उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग बस एक ही कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। दरअसल ये चारों कोर्स हानली के एट्रीब्यूट्स थे, जिसे फॉल्स स्पिरिचुअल रूट भी कहा जाता है। ऐसे लोग कभी भी नेसेंट सोल को फॉर्म नहीं कर सकते, मगर हानली ने तो यहाँ पर पूरा समीकरण ही बदल के रख दिया। अब उसकी चारों कोर मिलकर वहाँ पर एक 5वीं कोर को फॉर्म करने लगती है, जो कि तेजी के साथ ग्रो होते हुए वहाँ पर बहुत ही भयानक प्रेशर को रिलीज कर रही थी। इस नजारे को देख मू पिलिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही, और उतने में एक एक्सप्लोजन के साथ वो सारी कोर्स अचानक से ब्लास्ट हो गई, जिसे देखकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा मायूस हो गए। उन्हें लग रहा था कि ये जो भी बंदा था वो नेसेंट सोल को फॉर्म करने में फेल हो चुका। मगर तभी अचानक से पूरा के पूरा ड्रिफ्टिंग क्लाउड फैक्शन शेक होने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही भयानक से स्लैशेस रिलीज होने लगे। उन स्लैशेस ने तो मानो आसमान में खलबली मचा के रखी थी। और फिर एक ही पल के बाद सब कुछ शांत हो गया। अब आसमान से गोल्डन कलर की रोशनी रिलीज होने लगी थी। इस माउंटेन के इलाके में जितने भी लिविंग बींग्स थे वो अचानक से ही एनर्जेटिक हो गए, मानो स्पिरिचुअल पावर की वजह से उनमें एक नई जान आई हो। अचानक से ही पूरा माउंटेन फूलों से खिल उठा, और फिर उस पूरे इलाके में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर जमा होने लगी। ऐसा लगता है कि मानो ये सारी पावर मिलकर किसी को शेप दे रही हो। और फिर इनके सामने एक कल्टीवेटर की बॉडी फॉर्म हो गई, जो कि पहाड़ों से भी ऊंची थी। वो कल्टीवेटर जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगा। सो आज यहाँ पर हानली ने वो कारनामा कर दिखाया था जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया। एक मामूली फैमिली से बिलोंग करने वाला मॉर्टल, एक फ्री कल्टीवेटर जिसके पास उसका कोई सेक्ट नहीं, एक ऐसा शख्स जिसके स्पिरिचुअल रूट भी नकली थे। इसी मामूली मॉर्टल हानली ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे ना ही कोई कर पाया था और ना ही कोई कर पाएगा। इस ग्रेट कल्टीवेटर ने फॉल्स स्पिरिचुअल रूट होने के बावजूद भी नेसेंट सोल को क्रिएट किया। हम सभी ने हानली की इस जर्नी को विटनेस किया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इस बंदे ने न जाने कितने सारे सैक्रिफाइस किए, न जाने कितनी ही बार वो मौत के दरवाजे को छूकर वापिस आया। हानली के डेडिकेशन को देखकर ये बात साबित होती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। इस बंदे ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हुए एक नया इतिहास रचा। उसने हमें दिखाई स्ट्रॉन्ग विल पावर की ताकत। तो आज इस खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग हमारे हीरो को कांग्रेचुलेट करो। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में हानली को बधाई जरूर देना। वेल, हानली की इस फॉर्म को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए और सबसे ज्यादा हैरान थी मू पिलिंग। अभी सभी लोग हानली से मिलने के लिए स्पिरिचुअल गार्डन में पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर सभी पिक के मास्टर्स भी आ चुके थे, तो ये सभी लोग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करने लगे। सॉन्ग उन्हें बताने लगी कि फिलहाल ये माउंटेन फॉरबिडन एरिया में आ चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से चले जाएं। वहीं पर दूसरे एल्डर कहने लगे कि जो भी यहाँ पर रुकेगा उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। जो सुनते साथ ही वो सभी डिसाइपल पनिशमेंट के डर से वहाँ से भाग निकले। इनफैक्ट मू पिलिंग भी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सॉन्ग ने उसे रोक लिया। उससे कहती कि स्पिरिचुअल गार्डन को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। जिस पर मू पिलिंग कहती, हाँ पहला तो ये जिम्मेदारी मुझे ही दी गई थी, लेकिन फिर मैंने ची कंडेंसेशन स्टेज का एक कल्टीवेटर यहाँ पर एज अ केयर टेकर रख दिया था। उस बंदे का नाम हानली है।
हानली का नाम सुनते ही सॉन्ग को याद आता है कि कुछ सालों पहले जो शो ट्रायल कंपटीशन हुआ था, तब इस हानली नाम के बंदे ने टॉप 10 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हानली ने ही अपने नेसेंट सोल को फॉर्म किया हो। ये सब सुनकर ही मू पिलिंग की हालत खराब हो गई थी। कहीं ना कहीं ये बंदी हानली को काफी ज्यादा पसंद करती है, और अगर आज हानली नेसेंट सोल बन गया तो ये बंदी कभी भी उसे हासिल नहीं कर पाएगी, जिसके चलते मू पिलिंग का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उतने में एल्डर चेंग और एल्डर लियो वहाँ पर पहुँच गए। वो अपने सभी जूनियर्स से कहने लगे कि तुमने काफी अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल किया, और अब यहाँ से आगे हम सब कुछ संभाल लेंगे। जो सुनते साथ ही वो सभी मास्टर वहाँ से रवाना हो गए। अब मास्टर चेंग टियानकुन अपनी लाउड आवाज में हानली से बात करने लगे। उसे बताते हैं कि मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर चेंग टियानकुन हूँ। सबसे पहला तो मैं अपने दोस्त को बधाई देना चाहता हूँ, तुमने नेसेंट सोल जैसी क्रिटिकल फेज को पास कर लिया। ऐसा कारनामा तो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा छोटा भाई और मैं आपसे मिलना चाहूँगा। वहीं पर एल्डर लियो भी हानली को पुकारने लगे। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन तुम्हारी इस अचीवमेंट पर मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। अब ये लोग देखते हैं कि हानली तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। एल्डर लियो कहते हैं कि इस बंदे ने यहाँ पर अपनी एक केव बनाई, अपने कई सारे हिडन फॉर्मेशन सेटअप किए। इतना सब हो गया लेकिन हमें इसकी भनक भी नहीं लग पाई। सच बताओ तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और एल्डर चेंग भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री थे। वो कहने लगे कि जब दूसरे सेक्ट को इस बारे में पता चलेगा वो जरूर से हमारा मजाक उड़ाएंगे। चल मेरे भाई अब जलील होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज के बाद हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और उतने में ही उन्हें हानली की आवाज आई। वो कह रहा था कि मैंने नेसेंट सोल बनने के लिए आपके सेक्ट को चुना था, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा प्योर है, और मैंने जानबूझकर आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर एल्डर चेंग और लियो तो हानली की आवाज सुनकर ही खुश हो गए। वो कहते मेरे दोस्त माफी मांगकर हमें और शर्मिंदा मत करो। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि तुमने नेसेंट सोल फॉर्म करने के लिए हमारे फैक्शन को चुना था। तुम्हारी वजह से हमारे डिसाइपल इतने खूबसूरत मोमेंट को देख पाए। शायद आपको देखकर उन्हें भी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो हानली उनसे कहने लगा कि आपने मेरी इतनी बड़ी गुस्ताखी को माफ कर दिया। इससे बात साबित होती कि आप दोनों कितने ज्यादा ओपन माइंडेड हो। खैर मैंने यहाँ की केव की डोर को ओपन किया है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और उतने में ही वहाँ मौजूद पॉन्ड के अंदर एक डोर ओपन हो जाता है। यही वो सीक्रेट केव थी जहाँ पर हानली ने अपने नेसेंट सोल फॉर्मेशन को सेटअप किया। हानली उनसे कह रहा था कि आपके फैक्शन की ब्लेसिंग के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। प्लीज मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर आ जाए, ताकि हम इत्मीनान से बात करेंगे। और गाइस फाइनली हम देख पाते हैं हानली की नेसेंट सोल को, जो कि काफी ज्यादा क्यूट थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें इन एल्डर्स की मीटिंग दिखाई गई, जहाँ पर हानली के पपेट्स इन दोनों को चाय सर्व कर रहे थे। इन पपेट्स को देखकर ही एल्डर लियो के होश उड़ गए। वो कहते मेरे दोस्त तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने फाउंडेशन एस्टेब्लिश लेवल के पपेट को भी क्रिएट किया। ऐसी एबिलिटी तो बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती। वहीं पर एल्डर चेंग तो हानली ने बनाई हुई चाय की भी तारीफें करने लगे। वो हानली से कहते मेरे दोस्त तुमने हमें काफी ज्यादा शॉक किया है। इस दुनिया में कुछ कल्टीवेटर ऐसे भी है जिन्होंने पावर हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में कियास मचा दिया। ऐसी मुश्किल हालातों में खुद को जिंदा रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जानता हूँ तुमने काफी सारे स्ट्रगल्स को फेस किया होगा, और तब जाकर तुम नेसेंट सोल को अचीव कर पाए। पता नहीं तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल कल्टीवेशन में लगाए होंगे। तो हानली ने बताता है कि सीनियर में ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ। दरअसल 200 सालों पहले मैंने अपनी इमॉर्टलिटी की जर्नी को शुरू किया था, और आज 200 सालों बाद मैं फाइनली इस लेवल को अचीव कर पाया हूँ। 200 साल सुनते ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। इनफैक्ट इनके पाँव के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। वो कहते क्या बस 200 साल, 200 सालों में तुम एक नेसेंट सोल बन गए। अभी दोनों तुरंत ही सीक्रेटली बात करने लगे। लियो रोते हुए कह रहा था कि सीनियर ये बंदा तो 200 सालों में नेसेंट सोल बन गया। जिस पर एल्डर चेंग कहते बेवकूफ मैंने उसकी बात सुन ली है, अब तो दोबारा से उसे रिपीट मत कर। जिस पर एल्डर लियो कहते हैं कि इस बंदे ने बहुत ही कम उम्र में नेसेंट सोल को फॉर्म कर लिया। इसके जैसे लोग हमारी टियानियान की दुनिया में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। ये बंदा तो आगे चलकर एक पैट्रियार्क बनेगा। वहीं पर एल्डर चेंग कहते हैं कि अरे बाप रे ये बंदा तो एक ग्रेट डीमन भी बन सकता है।
साथ ही साथ वो काफी जोर जोर से हंसने लगे, मानो हानली से ज्यादा उन दोनों को ही नेसन सोल बनने की खुशी थी। वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगे कि अब तो हम हानली को यहीं पर रोक लेंगे, जिसके बाद वो दोनों अचानक से नॉर्मल हो गए। वो हानली के सामने बच्चों जैसी हरकतें नहीं करना चाहते थे। वहीं पर हानली भी उन दोनों को देख काफी प्यारी स्माइल करने लगा। उतने में ही एल्डर लियो उससे पूछते कि बताओ मेरे दोस्त, अब तो तुम नेसन सोल बन चुके हो, तो तुम्हारे आगे की क्या प्लान है? तुम अपने घर वापस जाओगे या फिर खुद का एक फैक्शन बनाओगे? तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो हमें पता है तुम्हारे कोई ना कोई प्लान जरूर होंगे। जिस पर हानली कहता है सीनियर, अगर सच बताओ तो मैंने अभी तक उस बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अगर सच बताओ तो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को जब मैंने पहली बार देखा था, तभी यहाँ के खूबसूरत नजारों ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने डिसाइड किया था कि यही वो जगह होगी जहाँ पर मैं अपने नेसेंट फॉर्मेशन को सेटअप करूंगा। और अब मुझे रियलाइज हो रहा कि मेरी वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई होगी। जो सुनते साथ ही एल्डर चेंग तुरंत ही उससे बात करने के लिए पहुंच गए। वो कहते मेरे दोस्त, हमें तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई, हम तो चाहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ। हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट में बस हम दोनों ही नेसेंट सोल के कल्टीवेटर हैं, तो अगर तुम यहाँ पर रुक गए तो तुम हमारे ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। हम तीनों मिलकर इस सेट को चला सकते हैं। देखो, हमारा ड्रिफ्टिंग क्लाउड फैक्शन बाकी के सेट जैसा पावरफुल बिल्कुल नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर सेट के मैटर्स पर ध्यान देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्डर लियो भी एल्डर चेंग की बात से पूरी तरह से अग्री थे। वो हानली से कहते कि यहाँ पर तुम्हें कोई कम्पीट नहीं करने वाला। हम ऐसे लोग ही नहीं जो किसी को पीछे छोड़कर आगे जाने की कोशिश करे। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग एक साथ ही ग्रो हों। एल्डर चेंग उससे प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी तुम्हें आउटसाइडर नहीं समझेंगे। जो सुनते साथ ही हानली काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है सीनियर, आप दोनों को भी मेरे बैकग्राउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं, मगर फिर भी आप इतनी बड़ी पोजीशन मेरे हवाले कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपको धोखा दूंगा? जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुमने आज तक हमारे सेक्ट को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर तुम चाहते तो यहाँ पर तबाही मचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और इसी से ये बात साबित होती है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। हम तुम्हें हमेशा अपने भाई जैसे ही ट्रीट करेंगे। वहीं पर एल्डर चेंग बताते हैं कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ सालों पहले ही हम दोनों ने नेसेंट सोल को अचीव किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक हम उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए। अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करो तो हम अपना नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम तीनों मिलकर इस मसले को डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम तीनों मिलकर स्टडी करें तो हम नेसेंट सोल की फाइनल स्टेज को भी अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ हम दोनों अपनी सारी सीक्रेट मेथड तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, इसलिए तुम आंखें बंद करके हम पर भरोसा कर सकते हो। अब उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद हानली उनसे कहता है कि मैं आपका एक काइंडनेस काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। आपने मेरे जैसे आउटसाइडर को इतना बड़ा ऑफर दिया, साथ ही साथ मुझे अपने भाई जैसा ट्रीट किया। हालांकि ये मैटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे इसके बारे में केयरफुली सोचना होगा, तो प्लीज मुझे 3 दिनों का वक्त दीजिए। जो सुनती हो दोनों एल्डर्स हंसने लगे। वो कहते माफ करना, हमने इतनी जल्दबाजी में तुम्हारे सामने ये ऑफर रखा। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े फैसले को आसानी से नहीं ले सकते। 3 दिनों के बाद हम दोनों दोबारा से तुमसे मिलने आएंगे, फिर तुम हमें अपना फैसला सुना सकते हो, चाहे वो हाँ हो या ना हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। और अब यहाँ पर हमें हानली की कल्टीवेशन लेवल दिखाई जाती है। हमारा हीरो नेसेंट सोल की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुका था, मगर ये तो बस उसके सफर की शुरुआत है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।